हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। मेक इन इंडिया राफेल और सबमरीन जैसी महत्वपूर्ण डील्स के लिए फ्रांस दे सकता है जोर। जानिए क्यों इसरो के टॉप साइंटिस्ट को दिया गया था 3 साल पहले जहर। भारत को घेरने के लिए चीन पाकिस्तान के स्कर्डू एयरबेस को कर रहा है अपग्रेड। अगर भारत और रशिया के S-400 डील नहीं हुई तो पाकिस्तान बन सकता है S-400 का नया बायर। और 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम टेम्पेस्ट को मिला एक बड़ा बूस्ट। कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के टॉप एडवाइजर इमैनुअल बॉन और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के बीच एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग को कंडक्ट किया जाएगा। और इस दौरान दोनों देशों के बीच महाराष्ट्र में 10,000 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्थापित करने वाली योजना की प्रोग्रेस को रिव्यू करने के साथ साथ इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट P75I के तहत 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को विकसित करने वाली परियोजना पर भी बात की जा सकती है। और इस बात की भी संभावना जताई गई है कि इस डायलॉग मीटिंग के दौरान दोनों देशों के टॉप एडवाइजर्स के बीच इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी और डेवलपमेंट्स को इम्प्रूव करने पर बात भी की जा सकती है। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि इस दौरान दोनों देश कुछ और महत्वपूर्ण डिफेंस डील्स को लेकर भी बात कर सकते हैं, जिसमें फ्रांस की तरफ से एडिशनल राफेल फाइटर्स के साथ साथ सबमरीन की डील पर भी जोर दिया जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि जिस तरीके से पिछले साल भारत ने अमेरिका के साथ BECA जैसा एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन किया था, कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भारत और फ्रांस के बीच भी डिफेंस कॉर्पोरेशन को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ साइन किए जा सकते हैं, जो कि मुख्य रूप से दोनों देशों की नेवीज के बीच साइन किए जाएंगे। और जबकि भारत सरकार की तरफ से इस तरह के क्लोजर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज वाली डील को लेकर ऑलरेडी फैसला ले लिया गया है, तो अगर इस तरह का एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो दोनों देशों के बीच इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज टैक्टिकल लेवल और थियोरेटिकल लेवल पर की जाएगी। और अगर ऐसी कोई ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसे रियल टाइम बेसिस पर दोनों देशों के बीच एक्सचेंज किया जाएगा, जो कि किसी बड़े विवाद जैसी स्थिति में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। और चूंकि इंडियन ओशन रीजन में फ्रेंच नेवी भी मौजूद है, तो इसलिए ये एग्रीमेंट साइन होता है तो दोनों देशों की नेवीज को इसका फायदा मिलेगा, और खास करके चाइना को काउंटर करने के लिए। इसरो के टॉप साइंटिस्ट तपन मिश्रा ने अभी हाल ही में एक बेहद ही सनसनीखेज खुलासा किया है, जिस पर उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि आज से करीब 3 साल पहले 23 मई 2017 को बेंगलुरु में इसरो हेडक्वार्टर में एक मीटिंग के दौरान उन्हें ट्राईऑक्साइड आर्सेनिक द्वारा जहर दिया गया था। और इस दावे के एक दिन बाद अब इसरो के साइंटिस्ट तपन मिश्रा की तरफ से ये भी आरोप लगाए गए हैं कि उन पर जो ये हमला हुआ था, जिसमें उन्हें जहर देने की कोशिश की गई थी, ये इसलिए हुआ था क्योंकि वे स्वदेशी तौर पर एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट को विकसित करने में अपना योगदान दे रहे थे। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो भारत की स्वदेशी तौर पर विकसित की गई रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स हैं, यानी कि रीसेट सीरीज के सैटेलाइट्स, वो बेहद ही हाई ग्रेड की टेक्नोलॉजी मानी जाती हैं, क्योंकि हम इनकी मदद से दिन और रात किसी भी तरह की स्थिति में बेहद ही अच्छी तरीके से सर्विलियंस कर सकते हैं। और इस तरह का रडार सिस्टम जो हमने स्वदेशी तौर पर विकसित कर लिया है, अगर हम यही रडार सिस्टम किसी दूसरी कंट्री से खरीदेंगे तो उसकी कीमत हमें 10 गुना ज्यादा पड़ेगी। और भारत के जो ये स्वदेशी तौर पर विकसित की गई रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स हैं, वो इंडियन मिलिट्री के लिए काफी ज्यादा मददगार हैं, क्योंकि ये बादल और धूल के बीच में से भी इमेजेस को कैप्चर करने की एबिलिटी रखती हैं। तो ये सीधी सी बात है कि अगर इस तरह की हाई टेक टेक्नोलॉजी हम खुद स्वदेशी तौर पर विकसित कर रहे हैं, तो जो और लोग हैं जो कि इस तरह की सैटेलाइट भारत को बेचना चाहते थे, उनके बिजनेस में उन्हें घाटा होगा, क्योंकि भारत को फिर दूसरी कंट्री से इस तरह की सैटेलाइट्स को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत उन्हें खुद विकसित करना जान चुका है। और इसलिए उनका कहना था कि यही एक मुख्य कारण है कि उन पर जो हमला हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। और बता दें कि तपन मिश्रा वर्तमान समय में इसरो के सीनियर एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं, और इस महीने के अंत में उन्हें सुपरएनुएट भी किया जाना है। और तपन मिश्रा का यह भी कहना था कि उन्होंने अपने इस जहर देने वाली घटना को पब्लिक में इसलिए बताया है ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। और आपको ये भी बता दें कि ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये भी दावे किए गए हैं कि इसरो के कई ऐसे टॉप साइंटिस्ट हैं जिनकी काफी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है, और अक्सर दावे किए जाते हैं कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है बल्कि उनकी हत्या की गई है। और उनमें से अधिकतर भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। हालांकि अभी तक ये केवल दावे ही थे, लेकिन अब इसरो के टॉप साइंटिस्ट तपन मिश्रा ने जब से ये खुलासा किया है कि उन्हें भी जहर देने की कोशिश की गई थी, तो एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है कि जो पहले इसरो के टॉप साइंटिस्ट की काफी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई है, क्या वो कोई प्राकृतिक मृत्यु थी या फिर उनकी भी हत्या की गई थी। बाकी इस पर आपके जो भी विचार हैं कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। भारत ने आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जैसे वेपन सिस्टम्स दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ फ्रेंडली कंट्रीज की लिस्ट तैयार की है, जिसमें से जो फिलीपींस है उससे ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट किए जाने पर काम चल रहा है, और इसके लिए CCS के फाइनल अप्रूवल का इंतजार है।
इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के लिए इस लिस्ट में दूसरी कंट्री है इंडोनेशिया, और जबकि वियतनाम, यूएई, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका ने भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। और जबकि 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें केनिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, वियतनाम और अल्जीरिया शामिल है। और आकाश मिसाइल सिस्टम के एक्सपोर्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि इस सिस्टम को विकसित करने में 96% स्वदेशी कंपोनेंट से इस्तेमाल हुए हैं, तो इसलिए इसे एक्सपोर्ट करने के लिए किसी तीसरी कंट्री की इजाजत की जरूरत नहीं है। वहीं जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसमें रशिया को कंसीडर किया जाएगा, और जो ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की जाएगी वो 290 किलोमीटर की रेंज वाली होगी, क्योंकि मिसाइल टेक्नोलॉजी, कंट्रोल रिजीम और ऐसी अन्य इश्यूज के चलते 300 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली मिसाइल्स को एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और जो आकाश मिसाइल है उसका एक्सपोर्ट वेरिएंट इंडियन आर्म फोर्सेस के सर्विस में मौजूद वेरिएंट की तुलना में थोड़ा अलग होगा। और सोर्सेज का ये भी कहना है कि सफलतापूर्वक सुखोई 30 MKI फाइटर से टेस्ट किए जाने के बाद अस्त्र मिसाइल भी प्रोडक्शन में एंटर करने के लिए तैयार है, और इस मिसाइल में भी एक्सपोर्ट का एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है। LAC पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड ने एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, जिसमें इंडियन आर्मी के सभी ऑफेंसिव कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट किया गया था। और इस एक्सरसाइज में अंबाला बेस खड़गा कोर की कई अलग अलग यूनिट्स ने पार्टिसिपेट किया, और इस एक्सरसाइज में एक बड़ी तादाद में ट्रूप्स के साथ साथ आर्मर्ड, आर्टिलरी और इंजीनियर एलिमेंट्स भी शामिल हुए थे। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि वेस्टर्न थिएटर के लिए इंडियन आर्मी की जो स्ट्राइक कोर है उसके कुछ एलिमेंट्स चीन के साथ लगे फ्रंट पर भी तैनात किए जा सकते हैं। और इसके अलावा एक रिपोर्ट के मुताबिक LOC पर जिस तरीके से पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किए जाने की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो ऐसे में सोर्सेज का कहना है कि कश्मीर के सीज फायर लाइन पे अब जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान की फोर्सेस के बीच फायरिंग हो रही है, इस रेट की फायरिंग पिछले 2 दशक में अभी तक नहीं देखी गई थी, और इस वजह से सीमा पर कई सारे सिविलियंस की जानें भी जा रही हैं। और इस बात की जानकारी कश्मीर के ही रहने वाले कुछ सिविलियंस ने AFP को एक इंटरव्यू के दौरान दी है। और वहीं एक बार फिर से भारत के टॉप ऑफिसर्स की तरफ से कहा गया है कि LOC के पार मौजूद लॉन्चिंग पैड्स पर करीब 400 के आसपास आतंकी मौजूद हैं, जो भारत में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। हालांकि भारत की टाइट सिक्योरिटी और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के चलते वो घुसपैठ करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और इसी के साथ एक जानकारी ये भी सामने आई है कि चीन अब पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस को अपग्रेड करने में जुटा हुआ है, ताकि वो वहां पर दिन रात अपने ऑपरेशंस को कर सके। और जबकि कुछ समय पहले चाइनीज एयरफोर्स के फाइटर जेट्स पाकिस्तान के इस एयरबेस पर दिखाई भी दिए थे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस पर एक नया रनवे तैयार किया है, और साथ ही साथ किसी भी समय ऑपरेशंस की तैयारी के लिए यहाँ पे एयरफील्ड लाइटनिंग सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं, ताकि 24 घंटे फाइटर जेट्स यहाँ से टेक ऑफ कर सकें, लैंडिंग कर सकें। और अगर डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो चीन को लगता है कि युद्ध की स्थिति में भारत से अकेले निपटना बेहद ही मुश्किल हो सकता है, तो यही वजह है कि भारत को घेरने के लिए चीन पाकिस्तान की भी मदद ले रहा है। 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम टेम्पेस्ट के लिए इटली, यूके और स्वीडन के बीच औपचारिक रूप से एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया गया है। और ये एग्रीमेंट पिछले साल दिसंबर में साइन किया गया था, लेकिन इटालियन गवर्नमेंट द्वारा इसकी घोषणा इस साल 3 जनवरी को की गई है। और इस एग्रीमेंट को टेम्पेस्ट फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए एक बूस्ट की तरह माना जा रहा है। और फिलहाल इस प्रोजेक्ट के तहत फुल डेवलपमेंट फेज को 2025 से शुरू किए जाने के लिए शेड्यूल किया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस टेम्पेस्ट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए यूके की तरफ से भारत को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन भारत की तरफ से फिलहाल इस पर कोई भी जवाब देखने को नहीं मिला है। बाकी अगर आप इस टेम्पेस्ट फाइटर जेट प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने इस पर वीडियो बनाई है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से इस बात का संकेत दिया गया था कि अगर भारत और रशिया के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील कंप्लीट होती है तो फिर अमेरिका द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अब इसी पर डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि मान लीजिए अमेरिका अपने प्रतिबंधों के डर के साथ भारत को रशिया के साथ या S-400 सिस्टम की डील को पूरा करने से रोक देता है, तो फिर इस बात की बहुत संभावना है कि S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पाकिस्तान रशिया का एक नया बायर बन सकता है। हालांकि हमारे ओपिनियन में ऐसा होने की कोई भी संभावना नहीं बनती है। और सवाल तो यह है कि मान लीजिए अगर रशिया पाकिस्तान को S-400 देने के लिए तैयार हो भी जाता है तो क्या पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं कि वो उसे खरीद सके। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान को लोन मांगने में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और अगर पाकिस्तान की बात हो ही रही है, यानी कि हमारे निकम्मे पड़ोसी की बात हो ही रही है, तो आपको ये भी जानकारी दे दे कि आज पाकिस्तान के DG ISPR ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है कि आज पाकिस्तान ने स्वदेशी तौर पर विकसित की गई फतेह-1 नाम की एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है, जिसकी रेंज 140 किलोमीटर तक बताई जा रही है। और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान का ये वेपन सिस्टम पाकिस्तानी आर्मी को दुश्मन पर सटीक वार करने में मदद करेगा। और वैसे देखा जाए तो DG ISPR ने जो कहा है कि फतेह-1 गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है, तो बता दें कि इसके अधिकतर सब सिस्टम्स ऐसे हैं जो चीन से इंपोर्ट किए गए हैं।
और बाकी इस रॉकेट सिस्टम में पेंट और उसके नाम को छोड़कर इसमें पाकिस्तान की क्या स्वदेशी चीज इस्तेमाल हुई है, इसके बारे में फिलहाल हमें जानकारी नहीं है। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।